जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग हैं, ये जो है आप थंबनेल देखकर भी समझ गए होंगे कि आज का सेशन कितना धमाकेदार सेशन होने वाला है। ये जो है आज हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम ये जो है हमारी 10वीं क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कौन सी क्लास के लिए? 10वीं क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें सब यानी कि जितने भी पोषण से संबंधित क्वेश्चन है, अगर आप इस वीडियो कर लेते हैं तो उसके बाद दूसरा किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये जो PDF है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा एक बैच चल रहा है, परिवर्तन बैच। ठीक है, ये जो है 2027 के लिए बनाया गया है। ये जो है, कहिएगा सर कितना दाम है? ये जो है हमारा क्या है, फ्री है। आपसे जो है एक भी रुपया यानी पेड करने की जरूरत नहीं है, केवल हम लोग का फ्री पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये PPT भी जो है यानी कि जितने PDF है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी यानी कि जब तक एग्जाम आपको खत्म नहीं होता है जब तक के लिए आपकी गाइडलाइन और ये हर एक प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी। हम लोग को पढ़ना है पहले का न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में जो है पोषण। देखिएगा आगे क्वेश्चन पहले ही नंबर का है कि जैव प्रक्रम क्या है। वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य यानी कि जीवों कहने का मतलब जितने भी जीव है उसका अनुरक्षण के कार्य करती है। अनुरक्षण करने का मतलब उसको बचाने का काम करती है, उसके बिना वो जीवन संभव नहीं है। जैसे कि पोषण के बिना जीवन संभव नहीं है, श्वसन के बिना जीवन संभव नहीं, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि के बिना जो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो ये हम बोलेंगे वैसा प्रक्रम जो सम्मिलित है, यानी कि जितने भी जीव जंतु है उसको क्या करने की, अनुरक्षण यानी बचाने का काम करती है, उसी को कहा जाता है जैव प्रक्रम। अगला क्वेश्चन जो देखिएगा, यानी कि पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व का मतलब जितने भी भोजन में जो होता है न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जितने भी भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सब रहता है, उसी को ग्रहण करना ही भोजन कहा जाता है। लिखेंगे यहाँ पोषण की वह विधि जिससे जीव पोषण तत्व को ग्रहण करते हैं, उसी को यानी कि ग्रहण करते हैं या उपयोग में लाते हैं, उसी को कहा जाता है पोषण। जीवों में पोषण की दो विधियां होती है। कितनी विधियां होती है? जीवों में पोषण की दो विधियां होती है। पहला स्वपोषी, दूसरा का परपोषी। पहले का स्वपोषी, दूसरा का परपोषी। अब स्वपोषी क्या होता है? पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है। यानी कि जो स्वपोषी का मतलब हो गया, जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये दूसरे ऊपर डिपेंड रहता है। डिपेंड से न रहकर वह अपना भोजन बनाता है, यानी कि दूसरे ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, उसी को कहा जाता है स्वपोषण। आगे देखिए, उसके बाद जो हमारा लिखेंगे एग्जाम में, लिखने के लिए अलग तरीका है, समझने के लिए अलग तरीका होता है। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन को स्वयं बनाते हैं, उसी को कहा जाता है स्वपोषी पोषण कहा जाता है। जैसे कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं या पेड़ जो है, ये कितना स्वपोषी के अंतर्गत रखा जाता है। ये किसी दूसरे की सहायता से भोजन नहीं बनाते हैं, किसी से नहीं छीनते हैं। ठीक है, याद रखेंगे सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की हरित लौक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हरित लौक, यह क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इसमें जो होता है एक प्रकार के हरित लौक पाया जाता है, एक उसको क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे वर्ण यानी कि हरे रंग की वर्ण को पर्णहरित या क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो हरा रंग होता है उसको पर्णहरित या क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल में के कारण पत्तियां जो होता है, पत्तियां की रंग जो होता है हरा दिखाई देता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। आगे देखिएगा, आगे जो है परपोषी
परपोषी का मतलब होता है ये दूसरे पर डिपेंड रहता है। कह रहा है इस प्रकार के पोषण में जीव अपना स्वयं संश्लेषित न करके, ठीक है, यानी कि जीव जो है अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे कि मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े जो होता है ये अपना भोजन नहीं बनाते। जैसे कि मनुष्य की वही उदाहरण ले ले, जैसे कि हम लोग जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हम जो है किस पर डिपेंड है? पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर डिपेंड है। लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए पोषण यानी कि परपोषी पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे पर निर्भर रहता है, उसी को कहा जाता है परपोषी या परपोषी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये अपना भोजन क्या करता है? स्वयं नहीं बनाता है, ये दूसरे पर निर्भर रहता है कि तुम दो तो खाएंगे, अपना पैर गोड़ हाथ नहीं चलाएंगे। जैसे कि मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े जो है हमारा क्या परपोषी का उदाहरण है। अब देखिए इधर कह रहा है परपोषी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? परपोषी भी हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है मृतपोषी, परपोषी, परजीवी, और एक होता है प्राणिसम। अब देखिए इधर मृतजीवी का होता है। मृतजीवी यानी कि मृतजीवी पोषण यानी कि इस प्रकार के पोषण में जीव जंतुओं के और पेड़ पौधे के शरीर से अपना भोजन कराएं, अपना भोजन शरीर की सतह से कराएं घोटित करके या कार्बनिक पदार्थों के उपयोग करके अवशोषण करता है। ये हमको समझ में नहीं है। मृतजीव का मतलब ये होता है कि जो कोई जानवर मर गया उसी से अपना भोजन को क्या कर रहा है? प्राप्त करता है। उसके बाद जो है जैसे कि गोबर छाता, एक कॉक जो होता है क्या हमारा मृत पोषी के अंतर्गत आएगा। याद रखेंगे क्या करें? मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं। मृत जीवी को पोषी में करने की विधि को मृत जीवी कहा जाता है। ये जो हमारा स्टैंड पॉइंट करके आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, या पीपीटी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। करें अनेक को जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ पोषण की यही विधि पाई जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखिए परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है? इस प्रकार के पोषण में जीव जो होता है दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी और अस्थायी रूप से क्या करता है? अपना भोजन को प्राप्त करता है। यानी कि अस्थायी रूप से भी प्रयोग करता है, यानी कि उस भोजन को, और अस्थायी रूप से भी करता है। खरा यह पोषण जो होता है कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे कि अमरबेल तथा कोई जंतु जैसे कि गोल कृत्रिम करा टेप वर्मन, मलेरिया, परजीवी में ये पाया जाता है। ठीक है, अभी याद रखने वाला कौन कौन सा पॉइंट है? ये जो है परजीवी के द्वारा भोजन को ग्रहण कार्बनिक पदार्थों को के रूप में उपयोग किया जाता है। ये जो है हमारा कार्बनिक पदार्थ के रूप में इसको उपयोग करते हैं। उसके बाद है प्राणिसम, वैसे पोषण की जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन को करने की विधि को क्या कहता है? प्राणिसम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जीव जंतुओं में होता है। कर जैसे कि मेढक, मनुष्य, गाय, बकरी यहाँ पर गलती लिखा था सर, बकरी होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है। उसके बाद होता है प्राणिसम पोषण करने वाले जीवों को प्राणिसम भोजी भी कहा जाता है। अमीबा और पैरामीशियम जो है प्राणिसम पोषी नहीं पाया जाता है। आगे देखिए इधर कह रहा है महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है, इसको याद रखेंगे। देखिए इधर कह रहे कोशिकाओं के सभी कोशिकाओं के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी कि कोशिका क्या है? जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह से ऊतकों के समूह का अंग बनता है, और अंग जो मलने के पश्चात जीव जंतु का शरीर का निर्माण होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है जब पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और
जड़ से जल लेकर पर्णहरित की सहायता से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश लेकर अपना भोजन बनाती है, उसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। देखिए लिखेंगे इस तरह से, जिस प्रक्रिया में के द्वारा पौधे अपना भोजन को तैयार करते हैं उसे भूमिगत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, उसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। आप इसका जो है इसको लिखकर रासायनिक समीकरण भी लिख दीजिएगा तो आपका नंबर कटने का चांस नहीं रहता है। याद रखेंगे, हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने की क्षमता होती है। कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करती है उसे मृत जीवी या परजीवी कहा जाता है। जैसे गोबर छत्ता मृत जीवी, अमर बेल ये जो है परजीवी का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछेगा कैसे, आगे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए चार आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन कौन सा है नाम लिखना है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण यानी पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या चीज चाहिए हमारा, चाहिए सनलाइट यानी कि सूर्य की प्रकाश, पर्णहरित क्लोरोफिल चाहिए, उसके बाद CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके बाद है जल चाहिए और खनिज चाहिए और लवण चाहिए। ये चार चीज चाहिए पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे याद रखें, ठीक है, याद रहे कि हमको क्या करना है, इधर ध्यान दीजिए। प्रकाश संश्लेषण एक प्राणशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में कार्य विकिरण ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन स्टार्च या मंड के रूप में जमा होता है या संचित होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्य उपपादक के रूप में ऑक्सीकरण किया जाता है, ठीक है। आगे जो है करें प्रकाश संश्लेषण, इधर है यहाँ से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में केवल दिन में होती है, यानी कि जो है दिन में सूर्य निकलता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का कब होगी, तो दिन में होगी, रात में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अगर ना होगा तो असंतुलन, वायुमंडल में ऑक्सीजन का असंतुलन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण के, जिसके कारण जो हमारा वायुमंडल में क्या संतुलन, ऑक्सीजन का संतुलन बने रहता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जितने भी होती है क्लोरोप्लास्ट में होती है। उसके बाद पत्तियों को प्रकाश संश्लेषित अंग या हरित लवण को संश्लेषित अंग भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, मुक्त किया जाता है। यानी पेड़ पौधा जो होता है ये ऑक्सीजन को मुक्त करता है। पत्तियों की सबसे बाहरी त्वचा को रंध्र कहा जाता है, जिसे या एस्टोमेटा भी कहा जाता है। यह एस्टोमेटा में मौजूद होता है। इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियों को CO2 को ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को क्या करती है, छोड़ती है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ से हम लोग को पढ़ना देखिए था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे का रंग का उतना महत्व नहीं है, केवल उसकी पत्तियों की क्लोरोफिल की होनी चाहिए। यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है हमारा क्लोरोफिल। करें क्लोरोफिल के अणुओं को प्रकाशित संश्लेषित इकाई भी कहा जाता है। उसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषित इकाई की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहल का प्रकाशीय अभिक्रिया कहा जाता है, दूसरा का चरण को अप्रकाशीय अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़े, यहाँ देखिए अमीबा के बारे में पढ़ लिया जाए। अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी है, जीव है।
कह रहा है यह एक मृदुल जलीय कोशिका है, यानी कि एकल कोशिका में इसको कह सकते हैं। यह इसका आकार जो है अनिश्चित होता है, यह निश्चित नहीं होता। माने कि यह जो अमीबा हो गया, यहाँ पर भोजन मिलेगा तो ये तो अपना जाल को क्या करेगा, फैलाएगा। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अब उसके बाद जो है इसका आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। यह कूटपादों की मदद से भोजन को ग्रहण करते हैं। अमीबा को भोजन के शैवालों को छोटे छोटे टुकड़ों में यह बैक्टीरिया की यह डायटम एवं अन्य छोटे कोशिकाओं को मृत कार्बनिक जो होता है, मृत कार्बनिक छोटे छोटे टुकड़े को इत्यादि को क्या करता है, कार्बनिक पचाता है। पर अमीबा में प्रोसेस के अंतर्गत पाचन की तथा बाहरी क्रिया में के द्वारा पूर्ण होता है। उसके बाद जो है अमीबा में पाचन भोजन रस धामनिया एंजाइम के द्वारा होता है। यानी कि अमीबा में पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो ये जो होती है रस धामनिया में होती है। अमीबा में अनपचे भोजन को शरीर के बाहर निकालने में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे कि ये जो है अनपचे, यानी कि जब ना पचा हुआ भोजन रहता है वो किसी शरीर के किसी भी अंग से निकाल सकता है, ठीक है। और सब जो जितने भी जीव जंतु हैं उस सब का निश्चित है, ठीक है। पैरामीशियम एकल प्राणीसम भोजी है, यह एक कोशीय भी है। अमीबा की भांति पैरामीशियम भी मृदुल जलीय प्रोटोजोआ है। इसका आकार निश्चित है, लेकिन इसका जो है आकार क्या है, निश्चित है। क्या है, पैरामीशियम की आकार क्या है, निश्चित है। इसका शरीर में प्रपंचल अंग सिलरी से ढका रहता है। पैरामीशियम में भोजन के अंतःग्रहण के शरीर के लिए निश्चित आकार होती है और कोशिका या मुख बिंदु साइटोएस्टोम भी कहा जाता है इसको। उसके बाद जो है हमारा यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे पाचन के बारे में, ठीक है। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट की जरूरत है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।